अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 3 से 4 लेक्चर्स में हमने स्टार्स के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को स्टडी किया और हमने सीखा कि किस तरह स्टार्स जो हैं वो हाइड्रोजन से ऑनवर्ड जितने एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं, और जब स्टार्स फटते हैं या जब स्टार्स आपस में टकराते हैं तो स्टार्स के अंदर बने हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं ये खला में फैल जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और बात बहुत इंटरेस्टिंग सी है कि हमारा जो सूरज है, आवर सन, इट शुड नॉट बी एबल टू शाइन, ये चमकने के काबिल नहीं होना चाहिए। अब ये दावा बहुत बड़ा है, लेकिन आज मैं आपको इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो एक्सप्लेन करूँगा। हमारा जो सूरज है वो ज़मीन पर तमाम ज़िंदगी का वाहिद सोर्स है एनर्जी का, या आप कह सकते हैं वाहिद मेन सोर्स है। लेकिन हमारे सूरज के मरकज़ का जो दर्जा हरारत है या जो प्रेशर है वो इस कदर नहीं है कि सूरज के अंदर वेरियस न्यूक्लियर रिएक्शंस पॉसिबल हों। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारा सूरज चमकता कैसे है? हाउ डज इट प्रोड्यूस एनर्जी? एनर्जी विच makes it stable, energy which makes it shine, energy which makes life on earth possible. How does it shine if it is not hot enough for fusion? ये हमारा आज का टॉपिक है कि अगर हमारा सूरज फ्यूजन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उनको मीट नहीं करता तो फिर इसमें फ्यूजन कैसी होती है और किस तरह ये चमकता है। हम जानते हैं कि अगर हम दो लाइक चार्जेस को आपस में नज़दीक लेके आए तो उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, वो एक दूसरे को परे धकेलते हैं। तो अब तक हमने जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी किए हैं उसमें हमने ये देखा कि हम जब हम स्टार्ट किया था हमने हाइड्रोजन की फ्यूजन से। हाइड्रोजन की फ्यूजन में हम क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को आपस में नज़दीक लाते हैं एंड वी फ्यूज देम टू मेक हैवी एलिमेंट्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें बताया जाता है कि लाइक चार्जेस जो है रिपेल करते हैं। तो अगर जब हम कोशिश करेंगे, जब स्टार कोशिश करेगा दो प्रोटॉन्स को या दो से ज़्यादा प्रोटॉन्स को फ्यूज़ करने की, तो उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। तो फिर ये किस तरह मुमकिन है कि स्टार जो है वो प्रोटॉन्स को फ्यूज़ करवा कर हैवी एलिमेंट्स बनाता है। बेसिकली हमारे पास नेचर में 4 किस्म की फोर्सेस होती हैं। द मोस्ट वेल नोन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहली ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तीसरी हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और चौथी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 कुव्वतें जो हैं ये नेचर के तमाम जो अवामिल हैं इनको जो है वो गवर्न करती हैं। अब पॉइंट ये है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हत्ता कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और ये तब एक्ट करती है जब दोनों प्रोटॉन्स के अंदर का जो फासला है वो बहुत कम रह जाए। 1.4 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1.4 फेम्टोमीटर। जब दो प्रोटॉन्स के अंदर फासला इस कदर कम रह जाएगा तो ही जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इनको आपस में जकड़ देगी। लेकिन फिर सवाल ही पैदा होता है कि दो प्रोटॉन्स को इस कदर नज़दीक लाने के लिए जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आएगी। और मसले की बात यह है कि हमारे सूरज के अंदर उतनी थर्मल एनर्जी नहीं है कि दो प्रोटॉन्स अपनी रिपल्शन को ओवरकम करके इस कदर नज़दीक आ जाएं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपना जलवा दिखाकर दोनों को जकड़ दे। तो फिर हमारा सूरज किस तरह दो प्रोटॉन्स को फ्यूज करवाता है? दैट इज आवर मेन टॉपिक टुडे। हमारे सूरज के मरकज का जो दर्जा हरारत है दैट इज 1.5 10⁻⁷ केल्विन, या दूसरे अल्फाज में इसको हम 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। दैट मीन्स हमारे सूरज के कोर का जो टेम्परेचर है वो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इस टेम्परेचर की मदद से
सूरज में मौजूद प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो आती है 3.1 10⁻16 जूल। इस कैलकुलेशन में हमने ये जो के बी यूज़ किया है, डेट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू साथ लिखी हुई है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप टी पुट करें जो ऊपर दिया गया है तो हमारे पास एनर्जी आती है 3.1 10⁻16 जूल। अब हमारा नेक्स्ट काम है प्रोटॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। That will be equal to -1/4πε0 E²/r0। ये जो r0 है बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है, यानी कि ये वो फासला है जिसके अंदर अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है एक्ट करती है। E² बेसिकली हमारे पास दोनों प्रोटॉन्स के चार्जेस का प्रोडक्ट है, एंड E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻19 कूलम, दैट इज द एलिमेंट्री चार्ज। और ये जो 4πε0 है दैट इज बेसिकली अ कांस्टेंट। तो अगर आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास प्रोटॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट कम्स आउट टू बी -1.6 10⁻13 जूल। अब अगर आप इन दोनों एनर्जीज का मुवाजना करें, यानी कि अगर आप प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का प्रोटॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी से कंपैरिजन करें तो मालूम ये होता है कि जो प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी से 1000 गुना 1000 टाइम्स कम है, छोटी है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ई पी इज मच मच ग्रेटर देन ई के। इन अदर वर्ड्स, सूरज के सेंटर में जो प्रोटॉन्स है उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो एक दूसरे की रिपल्शन से पैदा होने वाले पोटेंशियल को ओवरकम कर सकें। यानी असूलन हम ये समझ सकते हैं कि सूरज के सेंटर में मौजूद प्रोटॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है या जो थर्मल एनर्जी है वो इस कदर नहीं है, वो इतनी नहीं है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द पोटेंशियल बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, और इन अदर वर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स in the center of the sun is not sufficient to overcome their electrostatic repulsion so that the strong nuclear force can bind them together। तो फिर अगर ये बात है तो फिर किस तरह दो प्रोटॉन्स फ्यूज होकर हैवी एलिमेंट्स बनाते हैं। बेसिकली हम इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का रोल देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक फील्ड है फिजिक्स की जिसमें हम पार्टिकल्स को वेव्स के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास एक प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। तो क्वांटम टनलिंग जो है हमारे सूरज के अंदर होती है, और इस प्रोसेस की वजह से जो है इसके बावजूद कि प्रोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है वो फिर भी फ्यूज होकर हैवी एलिमेंट्स बना देते हैं। अब बेसिकली होता ये है कि अगर हम डायग्राम की मदद से इसको समझें कि ये जो रेड एरिया बेसिकली ये रिपल्शन को शो कर रहा है, यानी कि ये वो रिपल्सिव बैरियर है, ये वो रुकावट है जो कि प्रोटॉन्स तय करेंगे तो ही वो इस कदर नज़दीक आएंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनको आपस में बाइंड कर दे। ये जो ग्रीन एरिया बेसिकली ये शो कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स को जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से पैदा होती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो प्रोटॉन्स है आपस में बहुत नज़दीक आए, लेकिन उनको नज़दीक लाने के बीच में एक रुकावट ये है कि उनके चार्जेस सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी चाहिए जो कि सूरज के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब इसके बावजूद कि प्रोटॉन्स की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है उनकी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, फिर भी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में चूंकि हम पार्टिकल्स को वेव्स के तौर पर ट्रीट करते हैं और वेव्स की प्रॉपर्टीज जो है पार्टिकल से डिफरेंट होती हैं, तो इसके बावजूद के प्रोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस पहाड़ी को पार कर सके, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जा सके। फिर भी क्वांटम टनलिंग क्या कहती है कि द पार्टिकल्स कैन इंस्टेंटेनियसली क्रॉस दिस बैरियर, वो एकदम से यानी कि स्पॉन्टेनियसली जो है वो इस बैरियर के, इस रुकावट के एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंच सकते हैं। यानी कि इसके बावजूद कि सूरज के सेंटर में मौजूद प्रोटॉन्स की एनर्जी इस कदर नहीं है कि वो एक दूसरे के रिपल्शन को ओवरकम करके फ्यूज हो सकें, फिर भी क्वांटम मैकेनिक्स उनको इस बात की परमिशन देती है कि एनर्जी कम होने के बावजूद जो है
वो एक दूसरे की रिपल्शन को ओवरकम करके फ्यूज हो सकते हैं। दैट इज दी यू कैन से मैजिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स अगर ना अप्लाई हो, अगर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स हम इस पूरे डिस्कशन में अगर हम इंक्लूड ना करें तो हम इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि सूरज किस तरह चमकता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बात बताऊं कि हमारा जो सूरज है उसमें इस कदर टेम्परेचर नहीं है कि वो इवन सिंपल प्रोटॉन्स को भी फ्यूज करवा सके। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो अलाउ करती है पार्टिकल्स को कि बेशक उनकी एनर्जी कम है पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए, फिर भी वो कम एनर्जी के बावजूद जो है वो पोटेंशियल बैरियर्स को, रुकावटों को पार करके इस कदर नज़दीक आ जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको अल्टीमेटली बाइंड करके फ्यूज करवा देती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बगैर आप समझिए कि सूरज जो है वो चमकेगा नहीं। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सन टू शाइन विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स। लास्ट स्लाइड में आपने देखा कि हमारे सूरज का जो टेम्परेचर है दैट इज 1.5 10⁻⁷ केल्विन, यानी कि 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा सूरज कम से कम 10 गुना ज़्यादा गर्म हो जाए, यानी कि हमारे सूरज के ये मरकज़ का टेम्परेचर अगर 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए, तो ही जाकर प्रोटॉन्स जो है आपस में फ्यूज कर सकते हैं, तो ही उनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होगी उनकी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि टेम्परेचर उतना नहीं है, लेकिन टेम्परेचर कम होने के बावजूद जो है क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम टनलिंग का फिनोमेनन है, क्वांटम टनलिंग जो है वो पार्टिकल्स को अलाउ करती है ऐसे बैरियर्स क्रॉस करने के लिए जिस बैरियर को क्रॉस करने के लिए पार्टिकल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि फर्ज करें आपने कोई बॉल फेंकना है किसी दीवार के ऊपर से। अब दीवार फर्ज करें बहुत ऊंची है, आप बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन बॉल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती कि वो दीवार के ऊपर से होकर दूसरी साइड पे पहुंच जाए। लेकिन अगर वो जो बॉल है अगर वो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को ओबे करना स्टार्ट कर दे, तो बेशक उसकी एनर्जी दीवार को पार करने के लिए काफ़ी ना भी हो, तो भी वो दीवार के इस तरफ से उस तरफ पहुंच सकता है। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स हैं वो पार्टिकल्स और वेव्स के लेवल पर अप्लाई होते हैं, और इन रूल्स की वजह से ही जो है सूरज के मरकज़ में जो प्रोटॉन्स हैं वो फ्यूज कर पाते हैं, और फिर इसके साथ ही जो सूरज है उसमें फ्यूजन का जो अमल है वो पॉसिबल होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए परमिशन दीजिए। अल्लाह।